दोस्तों, आधुनिक भारत में शूद्रों, अशूद्रों, महिलाओं और किसानों की मुक्ति संघर्ष के पहले नायक ज्योतिबा फुले हैं, जिन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने गौतम बुद्ध और कबीर के साथ ज्योतिबा फुले को अपना तीसरा गुरु माना है। अपनी किताब शूद्र कौन थे महात्मा फुले को समर्पित करते हुए बाबा साहब ने लिखा कि जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया, उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फुले की स्मृति में सादर समर्पित। फुले ने जात भेद में लिखा कि धर्म ग्रंथों में वर्णित विकृत जात भेद ने हिंदुओं के दिमाग को सदियों से गुलाम बना रखा है। उन्हें इस बात से मुक्त करने के अलावा कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता। बाबा साहब ने अपनी चर्चित कृत जाति व्यवस्था का विनाश यानी एनहिलेशन ऑफ कास्ट में ठीक इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए जाति व्यवस्था के स्रोत धर्म ग्रंथों को नष्ट करने का आह्वान करते हैं। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को शूद्र वर्ण की माली जात में महाराष्ट्र में हुआ था। उनके नाम में फुले शब्द माली जात के होने की वजह से आया है। उनके पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमणाबाई फुले था। जब 1 वर्ष के थे तभी उनकी मां चिमणाबाई का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी पिता की मुंहबोली बुआ सगुनाबाई ने किया। सगुनाबाई ने उन्हें आधुनिक चेतना से लैस किया। सन 1818 में भीमा कोरेगांव युद्ध के बाद पेशवा का शासन भले ही अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, पर सामाजिक जीवन पर उनकी जातवादी विचारधारा का नियंत्रण कायम था। पुणे में शूद्रों, अशूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने शूद्रों, अशूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। 7 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया, लेकिन जल्द ही सामाजिक दबाव में ज्योतिबा राव के पिता गोविंद राव ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल लिया। वे अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। उनकी जिज्ञासा और प्रतिभा से उर्दू फारसी के जानकार गफ्फार बेग और ईसाई धर्म प्रचारक लिजिट साहब बहुत प्रभावित थे। उन्होंने गोविंद राव को सलाह दी कि वे ज्योतिबा राव को पढ़ने के लिए भेजें और फिर ज्योतिबा राव स्कूल जाने लगे। इस बीच 13 वर्ष की उम्र में ही 1840 में ज्योतिबा राव का विवाह 9 वर्षीय सावित्रीबाई फुले से कर दिया गया। 1847 में ज्योतिबा राव स्कॉटिश मिशन के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे। यहीं पर होनहार विद्यार्थी ज्योतिबा राव का परिचय आधुनिक ज्ञान विज्ञान से हुआ। स्कॉटिश मिशन स्कूल में दाखिले के बाद ज्योतिबा राव फुले के रग रग में समता और स्वतंत्रता का विचार बसने लगा। उनके सामने एक नई दुनिया खुल गई। हर चीज को तर्क और न्याय की कसौटी पर कसने लगे। अपने आसपास के समाज को एक नए नजरिए से देखने लगे। इसी दौरान उन्हें व्यक्तिगत जीवन में जातिगत अपमान का सामना करना पड़ा। इस घटना ने भी वर्ण जात व्यवस्था और ब्राह्मणवाद के संदर्भ में उनकी आंखें खोलने में मदद की। 1847 में मिशन स्कूल की पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली। ज्योतिबा फुले को इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो गया था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे शूद्रों, अशूद्रों और महिलाओं की मुक्ति हो सकती है। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीत गई, नीत बिना गति गई। सबसे पहले शिक्षा की ज्योत उन्होंने अपने घर में जलाई। अपनी पत्नी जीवन साथी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया, उन्हें ज्ञान विज्ञान से लैस किया। उनके भीतर यह भाव और विचार भरा कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं। दुनिया का हर इंसान स्वतंत्रता और समता का अधिकारी है। सावित्रीबाई फुले, सगुनाबाई, फातिमा शेख और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर ज्योतिबा ने हजारों वर्षों से ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा से वंचित किए गए समुदायों को शिक्षित करने और उन्हें अपने मानवीय अधिकारों के प्रति सजग करने का बीड़ा उठाया। अपने इन विचारों को व्यवहार में उतारते हुए फुले दंपति ने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। यह स्कूल महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में किसी भारतीय द्वारा लड़कियों के लिए विशेष तौर पर खोला गया पहला स्कूल था। यह स्कूल खोलकर ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले ने खुलेआम धर्म ग्रंथों को चुनौती दी। फुले द्वारा शूद्रों, अशूद्रों और महिलाओं को शिक्षित करने का उद्देश्य अन्याय और उत्पीड़न पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को उलट देना था। जब 1873 में अपनी किताब गुलामगिरी की प्रस्तावना में उन्होंने इस किताब को लिखने का उद्देश्य इन शब्दों में प्रकट किया, सैकड़ों वर्षों से शूद्रों, अशूद्रों, ब्राह्मणों के राज में दुख भोगते आए हैं। इन अन्यायी लोगों से उनकी मुक्ति कैसे हो, यह बताना ही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। फुले जितने बड़े समर्थक शूद्रों, अशूद्रों के मुक्ति के थे, उतने ही बड़े समर्थक स्त्री मुक्ति के भी थे। उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा कि स्त्री शिक्षा के द्वार पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे थे ताकि वह मानवीय अधिकारों को समझ ना पाए।
स्त्री मुक्ति की कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे महात्मा फुले ने अपने समय में न लड़ी हो। ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई के साथ मिलकर अपने परिवार को स्त्री पुरुष समानता का मूर्त रूप बना दिया और समाज तथा राष्ट्र में समानता कायम करने के लिए संघर्ष में उतर पड़े। फुले ने समाज सेवा और सामाजिक संघर्ष का रास्ता एक साथ चुना। सबसे पहले उन्होंने हजारों वर्षों से वंचित लोगों के लिए शिक्षा का दौर खोला, विधवाओं के लिए आश्रम बनवाया, विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अछूतों के लिए अपना पानी का हौज खोला। इस सब के बावजूद वह यह बात अच्छी तरह से समझ गए थे कि ब्राह्मणवाद का समूल नाश किए बिना अन्याय, असमानता और गुलामी का अंत होने वाला नहीं है। इसके लिए उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य पौराणिक मान्यताओं का विरोध करना, शूद्रों अशूद्रों को जातिवादियों की मक्कारी के जाल से मुक्त कराना, पुराणों द्वारा पोषित जन्मजात गुलामी से छुटकारा दिलाना। इसके माध्यम से फुले ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कर दी थी। 1890 में ज्योतिबा फुले के देहांत के बाद सत्यशोधक समाज की अगुवाई की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले ने उठाई। शूद्रों अशूद्रों और महिलाओं के अलावा जिस समुदाय के लिए ज्योतिबा फुले ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया वह समुदाय किसानों का था। किसान का कोड़ा ग्रंथ में उन्होंने किसान की दयनीय अवस्था को दुनिया के सामने उजागर किया। उनका कहना था कि किसानों को धर्म के नाम पर ब्राह्मणों का वर्ग, शासन व्यवस्था के नाम पर विभिन्न पदों पर बैठे अधिकारियों का वर्ग और सेठ साहूकारों का वर्ग लूटता घसोटता है। असहाय किसान सब कुछ बर्दाश्त करता है। ज्योतिबा फुले चिंतक, लेखक और अन्याय के खिलाफ निरंतर संघर्षरत योद्धा थे। वे दलित बहुजनों, महिलाओं और गरीब लोगों के पुनर्जागरण के अगुवा थे। भले ही 1890 में ज्योतिबा फुले हमें छोड़कर चले गए, लेकिन ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर शूद्रों अशूद्रों और महिलाओं के शोषण के खिलाफ जो मशाल जगाई उसे आगे चलकर उनके बाद उस मशाल को सावित्रीबाई फुले ने जलाए रखा। सावित्रीबाई फुले के बाद इस मशाल को साहू जी महाराज ने अपने हाथों में ले लिया। बाद में यह मशाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने थामा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मशाल को सामाजिक परिवर्तन की ज्वाला में बदल दिया। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।